जय गुरुदेव साथियों, श्री कृपा एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, हिंदी सीरीज हम आपके सामने लेके आए हैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज हम पढ़ेंगे संधि के बारे में। बट संधि से पहले जो हमने पढ़ाया है हिंदी भाषा का परिचय, हिंदी वर्णमाला, इसकी अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि औरों को भी ये हमारी वीडियोस पहुंच सके। आज हम पढ़ेंगे संधि के बारे में। तो संधि क्या होती है, सबसे पहले इसी की जानकारी हम करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? दो वर्णों का मेल, दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। कुछ आपने प्रश्न देखे होंगे प्लस वाले, एक प्लस से पहले होता है और एक प्लस के बाद होता है। तो यहाँ पे बोला दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। प्रथम वर्ण का अंतिम शब्द और अंतिम वर्ण का प्रथम शब्द जब मिलकर उच्चारण और लेखन में कोई परिवर्तन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? संधि। तो नॉर्मल सी बात है, क्वेश्चन वन, जो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार क्या होगा? संधि। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। संधि, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम संधि कहते हैं। आइए सेकंड प्रश्न की ओर चलते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? अगर एक ही अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक ऑप्शन है, दो है, तीन है, चार है, एक। अगर संधि की बात करूं, अकेला स्वर संधि थोड़े ना होती है, स्वर के साथ व्यंजन संधि भी होती है। स्वर संधि हो गई, व्यंजन संधि हो गई, विसर्ग संधि। संधि हमारी तीन प्रकार की होती है। तो ऑप्शन सी, तीन प्रकार की हमारी जो है संधि होती है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना प्रश्न डाल सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो दयानंद में प्रयुक्त संधि नॉर्मल यहां पे आ रहा है दयानंद, दय धन आनंद, दय धन आनंद। तो अगर बात करूं, द य यहाँ पे आधा होगा तो क्या होता है, जब अ के साथ अ मिलेगा, जैसे य आप यहां देख रहे हैं तो य में कौन सी आवाज आ रही है? अ की। और दूसरे वर्ण का, जैसे मैंने आपको प्रथम वर्ण का अंतिम शब्द, प्रथम वर्ण का अंतिम शब्द अ आया, दूसरे वर्ण का प्रथम शब्द, तो प्रथम शब्द भी अ है। जब अ के साथ अ मिलेगा तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। इसलिए दयानंद का यहां बात की जाए तो ये दीर्घ संधि हो रही है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, दीर्घ संधि, क्योंकि दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम होगा दीर्घ संधि। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कपिश में प्रयुक्त संधि कौन सी है? प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? अगर मैं कपिश की बात करूं तो कपिश में भी ना यहाँ पे वृद्धि संधि हो रही है ना विसर्ग, क्योंकि कपि ही धन इश नहीं होता। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी दीर्घ संधि हो रही है, क्योंकि कप धन इश, अ के बाद ई आए तो अ के बाद ई आए तो ई हो जाता है। जैसे अ के बाद अगर ई आए, अ के बाद ई आए तो ई हो जाएगा। तो यहाँ पे बड़ा ई लगा हुआ है, यहाँ पे छोटा ई है, कप धन इश, तो यहाँ पे कपिश बन जाए, क्योंकि प क्या है? आधा। तो यहाँ पे कपिश, तो यहाँ पे दीर्घ संधि हो रही है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम। तो सदैव में अगर प्रयुक्त संधि का नाम, सदैव, ये यहाँ पे व्यंजन संधि नहीं हो सकती, ना ही विसर्ग संधि, तो ऑप्शन जो है बी ही इसका रहेगा, स्वर संधि। सदैव में स्वर संधि होती है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? तो अगर मैं बात करूं कि संयोग भी स्वर संधि का उदाहरण नहीं हो सकता, मनोहर भी नहीं हो सकता, ना ही नमस्कार। तो पवन, पवन जो है वो स्वर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है? तो दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, आइए इसके बारे में बात करता हूं। सदैव दीर्घ संधि में आता है। तो यहाँ पे गुरु उपदेश, गुरु उपदेश, गुरु धन उपदेश की अगर मैं बात करूं तो ये आएगा ऑप्शन सी, ये दीर्घ संधि में नहीं आता, क्योंकि गुरु उपदेश दीर्घ संधि में नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? जो दीर्घ संधि से युक्त है वो कौन सा है? महर्षि, महाधन ऋषि, दीर्घ संधि नहीं हो सकती। देवेंद्र नहीं हो सकती। सूर्योदय, दैन्यारी, अगर दैन्यारी की मैं अगर बात करूं तो ये हमारा दीर्घ संधि युक्त शब्द है, तो दैन्यारी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। पवित्र में प्रयुक्त संधि, अगर पवित्र में प्रयुक्त संधि की अगर मैं बात करूं, यण नहीं हो सकती,
पवित्र में गुण संधि, यहाँ पे अयादी संधि आएगी, ऑप्शन सी आएगा अयादी संधि। तो अयादी संधि पवित्र से में प्रयुक्त संधि का नाम है, इसलिए ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इत्यादि का सही संधि विच्छेद, इत्यादि, तो इत्यादि ई, मैंने बोला था प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ई के बाद अ आ रहा है। जब ई के बाद अ आता है तो इन दोनों का मेल जो बनाता है वो बनाता है य। तो यहाँ पे आधा रह गया, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, इति धन आदि इत्यादि। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, इत्यादि का संधि विच्छेद जो है इति धन आदि होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निर्थक का सही संधि विच्छेद, निर्थक का सही संधि विच्छेद, क्योंकि यहाँ पे जो है वो विसर्ग संधि हो रही है। यदि विसर्ग के बाद कोई स्वर आए, तो विसर्ग के बाद स्वर आ रहा है, अगर विसर्ग के बाद जो है अ आ जाए तो विसर्ग का र हो जाता है, तो विसर्ग का र हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, नी, तो नी आ रहा है, अगर यहाँ पे बात कीजिए नी आ गया, नी के बाद र आ गया, अर्थक, क्योंकि र क्या होगा, र होता है आधा, तो आधा र आएगा, आधा र के साथ जब ये वाला अ मिलेगा तो र पूरा हो जाएगा और अर्थक, निर्थक। तो जो है ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, क्योंकि निर्थक का जो संधि होती है वो विसर्ग संधि होती है। तो निहधन अर्थक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दरेश का सही संधि विच्छेद, अगर दरेश का सही संधि विच्छेद की बात की जाए तो दरा, यहाँ पे विसर्ग लग गई दराह, तो दराह नहीं आ सकता। अगर दर की बात करूं, र के बाद ई आ रहा है, पर यहाँ पे जब आ के बाद ई आएगा तो ए हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी धरा धन इश, ऑप्शन सी का सही जवाब। तो दरेश का जो सही संधि विच्छेद है वो धरा धन इश होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निराशा का सही संधि विच्छेद, निराशा, तो निराशा की अगर मैं बात करूं, निरा आशा, निराशा भी नहीं हो सकता, निर्धन आशा नहीं हो सकता, निह धन आशा, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि निह धन आशा, तो यदि विसर्ग के बाद अ आए, यदि विसर्ग के बाद अ आए तो उसका क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। र कौन सा, आधा, तो यहाँ पे नी आया, आधा र है, आधा र में जब अ मिलाएंगे तो र पूरा हो जाएगा। और अ के बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक अ का चिन्ह भी है, आ का चिन्ह यहाँ लग गया और ये बन गया निराशा। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। निराशा का जो सही संधि विच्छेद है वो है निहधन आशा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महोषण का सही संधि विच्छेद, अगर महोषण की बात की जाए तो महूधन उषण गलत हो जाएगा, महाउषण गलत हो जाएगा। यदि विसर्ग की अगर मैं बात करूं तो विसर्ग संधि भी यहाँ पे नहीं हो रही, यहाँ पे हो रही है दीर्घ संधि। यदि, क्योंकि महा प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, अगर महा की बात की जाए तो अंतिम शब्द अ है और अ के बाद उ आए तो उसका ओ हो जाता है। तो महाधन उषण है तो महो उषण हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को जो ह के साथ जो चिन्ह लगा हुआ है अ का, उसको मिला के उ को मिला के हम ओ कर रहे हैं, इसलिए ये बन गया महोषण। तो महोषण इसका सही जवाब जो है ऑप्शन डी रहेगा, महाधन उषण। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, आशीर्वाद, यहां पे आप देखेंगे आशीर, तो यहां पे लगे आशीर देख रही है और बट ऊपर आप क्या देख रहे हैं, वो र लगा हुआ है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो आशी ही धनबाद, आशीबाद, आप कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे कंफ्यूज होने वाला। मैक्सिमम यहाँ पे क्या करेंगे कि इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि र की तो आवाज ही कहीं नहीं आ रही। परंतु मैं आपको एक चीज का ध्यान करवा देता हूं, यदि विसर्ग के बाद, विसर्ग संधि क्या बोलती है, विसर्ग संधि का एक नियम है, अगर विसर्ग के बाद ब आएगा तो उसका विसर्ग का र हो जाता है। तो जब विसर्ग का र हो जाएगा तो ये र जो विसर्ग के ऊपर लगा हुआ है, ब के ऊपर ये वाला र, ये वाली र आवाज देगा। इसलिए आशी ही धनबाद यहाँ पे जो है विसर्ग संधि होगी। तो जब विसर्ग संधि होगी तो आशी ही धनबाद आएगा, तो आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद जो है आशी धनबाद आएगा, क्योंकि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग है और अंतिम वर्ण का प्रथम शब्द ब है। यदि विसर्ग के बाद ब आए तो उसका र हो जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महेश का सही संधि विच्छेद, तो महेश का सही संधि विच्छेद क्या होता है, जैसे महो धन इश, ओ के बाद ई अगर आएगा तब भी कुछ नहीं बनेगा। अगर महा इश, अगर मैं महा इश हो सकता है, मैं आपको क्लियर करता हूं कैसे होगा।
मैंने आपको बोला था संधि क्या होती है, प्रथम वर्ण का अंतिम शब्द। तो महा में प्रथम वर्ण का अंतिम शब्द क्या है, अ, और अंतिम वर्ण का प्रथम शब्द है ई। जब अ और ई एक दूसरे से मिलेंगे तो वो बन जाएगा ए, तो वो बन जाएगा ए, मतलब छोटा ए बनेगा, बड़ा ए नहीं बनेगा। तो म का म आ गया, ए आया, ह पे ह आ गया, यहाँ पे ए का हमने चिन्ह ले लिया और आगे श बचा हुआ है, इसलिए बन गया महेश। तो महेश का सही संधि विच्छेद क्या हुआ है, महाधन ईश, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही रहेगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सन्मति का सही संधि विच्छेद है, क्या है सही संधि विच्छेद अगर मैं इसकी बात करूं, सन धन मति, यदि विसर्ग संधि में एक नियम है, यदि त के बाद म आए, त के बाद म आए तो त का न हो जाता है, और त यहाँ पे क्या है आधा, तो न भी यहाँ पे आधा ही होगा। तो स की जगह हमने स लिख दिया, यहाँ पे त लिखो, त की जगह हमने क्या न किया है, तो न क्या है आधा, तो आगे क्या है मति, तो यहाँ पे क्या बन गया सन्मति। तो सन्मति यहाँ पे बन रहा, तो सन्मति का सही संधि विच्छेद ऑप्शन डी रहेगा, सत धनमति, सन्मति। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अन्वय का सही संधि विच्छेद, अगर अन्वय का सही संधि विच्छेद की अगर मैं बात करूं तो अनुधन अय, अनुधन अय, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, अनुधन अय अन्वय का सही संधि विच्छेद। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम, तो परोपकार में कौन सी संधि होती है, तो परोपकार में अपने ध्यान रखना है गुण संधि होती है, क्योंकि यहाँ पे गुणों की बात की जा रही है, गुण क्या है किसी का परोपकार करना, तो इसमें गुण संधि होगी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उच्चारण है, स्वर संधि का उदाहरण है, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि अधोगति की अगर बात करूं, ये भी जो है स्वर संधि में नहीं आता, उच्चारण भी स्वर संधि में नहीं आता, दिग्गज भी नहीं आता, तो मने अंतर जो है स्वर संधि का जो है उदाहरण है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अभी तक भी अगर आपने हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में आपके अपने प्रश्न भी डाल सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निश्चल का सही संधि विच्छेद, अगर निश्चल की अगर मैं बात करूं तो सही, तो निश्चल में जो होती है वो विसर्ग संधि होती है, परंतु यहाँ पे विसर्ग संधि तो हो रही है, विसर्ग दो जगह पे हो रही है। परंतु आपने एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे तो बड़े ई की मात्रा है, परंतु यहाँ पे छोटी लगी हुई, तो सिद्ध नीचे आ जाना, क्योंकि विसर्ग संधि होगी। यदि विसर्ग के बाद च आएगा, आपने एक चीज का ध्यान रखना, अगर विसर्ग के बाद कभी भी च आता है तो विसर्ग का श्र हो जाता है, और श्र कौन सा आधा, आधा श्र होगा। तो यहाँ पे क्या नी की जगह नी आ गया, मैंने क्या बोला आपको, नी की जगह नी आ गया, और विसर्ग, अगर विसर्ग की बात करें तो विसर्ग की जगह क्या आया हुआ है श्र, विसर्ग की जगह श्र आया हुआ है, और च तो आगे है ये, आगे हमने च लिख दिया, और ल निश्चल, तो निश्चल का सही संधि विच्छेद क्योंकि विसर्ग संधि में आएगा, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है, जैसे अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको पूछा कि पिछले क्वेश्चन में विसर्ग संधि की बात की जाएगी, किसके बारे में पूछा, आओ थोड़ा सी नजर डालते हैं पिछले क्वेश्चन पे। जैसे निश्चल का सही संधि विच्छेद, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, ऑप्शन डी, क्योंकि निह, मैंने विसर्ग संधि उस टाइम भी बोला था, तो निह धन चल, तो वहां पे अगले क्वेश्चन में भी अगर मैं बात की जाए, अगले क्वेश्चन हम देखते हैं कि यहाँ पे पूछेगी इनमें से किसमें विसर्ग संधि होगी। नॉर्मल सी बात है, निश्चल हमने पीछे भी पढ़ा, तो यहाँ पे भी निश्चल ही होगा, क्योंकि निह धन चल, तो निह धन चल आएगा तो निश्चल ही बनेगा, क्योंकि विसर्ग के बाद अगर च आता है तो विसर्ग का श्र हो जाता है, इसलिए निश्चल जो है इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सप्तधन ऋषि, सप्तधन ऋषि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पे सप्तधन ऋषि की अगर मैं बात की जाए तो यहाँ की अगर बात की जाए तो सप्तधन ऋषि, पर आपके यहाँ पे दिमाग पे ये आ रहा होगा कि यहाँ पे री का चिन्ह लगा हुआ है, परंतु यहाँ पे तो कहीं भी नहीं आ रहा, तो मैक्सिमम क्या करेंगे, ऑप्शन डी को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप ऑप्शन डी को सिलेक्ट करते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सी। वो कैसे होगा, क्योंकि री का जो चिन्ह होता है वो ये वाला होता है, ये वाला जो कि ऊपर लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये चिन्ह लगा हुआ है, तो सप्त की जगह सप्त आ गया, री की जगह जो चिन्ह है री का वो श के ऊपर आ रहा है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। सप्त ऋषि का जो संधि विच्छेद बनेगा वो बनेगा सप्तधन ऋषि। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम, तो तपोवन में कौन सी संधि हो रही है, तपह धन, तपोह धन वन, तो तपोह विसर्गों की आवाज आ रही है, ह की आवाज आ रही है,
तो विसर्गों की बात आ जाएगी, नॉर्मल सी बात है, वो विसर्ग संधि में ही प्रयुक्त होगा। तो तपोवन में जो संधि आएगी वो विसर्ग संधि आएगी। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम। तो स्वागत में कौन सी संधि की जाती है? तो स्वागत में जो की जाती है वो यण संधि की जाती है। स्वागत में यण संधि की जाती है, इसी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आज के हमारे यही प्रश्न रहेंगे। आइए अगली वीडियो के लिए हम आपसे मिलते हैं, इसलिए हम आपसे जो है विदा लेते हैं। जय गुरुदेव।